नई सीरीज की मजबूत शुरुआत और इम्पोर्टेंट इवेंट बजट से ठीक एक दिन पहले तेजी का चौका लगाता हुआ बाजार। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है डिम्पी कालरा। भारतीय बाजार इस वक्त अगर देखें काफी एक्शन पैक सेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज इस वक्त बाजार आपको दिखाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा एक बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट से ठीक पहले का सेशन है ये और नई सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं हम। आइए बाजार की बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं। इस वक्त किस तरह के सेंटिमेंट्स मार्केट में बन रहे हैं ये आपको बताते हैं और उसके बाद एक एक कर हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल से जुड़ेंगे। डिम्पी से जानेंगे एफएनओ की पोजीशनिंग कैसी नजर आ रही है और साथ ही बाजार में मौके आपके लिए कैसे नजर आ रहे हैं। 23,442 के स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ निफ्टी करीब 200 अंकों की मजबूती के साथ। बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, नतीजों के दम पर हम मजबूती देख रहे हैं। ट्रेंड यहाँ पर इस वक्त पॉजिटिव जरूर देखने को मिला है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, बैंकिंग शेयर में अच्छा खासा एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। मेजर प्लेयर्स हो या फिर छोटी मझौली बैंक्स हो, अच्छी खासी तेजी के बीच इस वक्त ट्रेड करते हुए। इंडसइंड बैंक का शेयर देखिए करीब 3% की तेजी इस वक्त दिखाता हुआ और इसके अलावा भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में अच्छा खासा एक्शन। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां और साथ ही गेल जैसे स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। गैस से जुड़े शेयरों में अच्छा खासा जोश देखने को मिल रहा है और ईटी नाउ स्वदेश ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर में आपको बताया था कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए भी बजट में कुछ तमाम ऐलान होने की संभावना है। तब से लेकर अब तक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां फोकस रेडार पर भी है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ रही है और इस वक्त भी अगर देखें तो वहां पर भी एक्शन देखने को मिला है। उम्मीद यही करते हैं कि कुछ तमाम एक्शन अनाउंसमेंट्स बजट में भी निकल कर आए, जिसके चलते इन स्टॉक्स में बढ़िया सी मजबूती देखने को मिले। बजट से ठीक पहले सरकारी कंपनियां, रेलवे स्टॉक्स, इंफ्रा स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन दिखता है और इस वक्त भी हम देख रहे हैं। उम्मीदें कई सारी है हर सेक्टर से, लेकिन रेलवे शेयरों की अगर बात करें रफ्तार पकड़ी है। इरकॉन इंटरनेशनल को देखें, टेक्समैको रेल, आरवीएनएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन और साथ ही डिफेंस क्षेत्र पर भी नजर होनी चाहिए। बजट से ठीक पहले वहां पर भी अच्छी खासी मजबूती और स्वदेशीकरण का बूस्ट बिल्कुल डिफेंस क्षेत्र को मिला है और काफी सालों से सरकार जो है सजग है कि किस तरह से भारत में ही डिफेंस इक्विपमेंट्स की प्रोडक्शन हो और अब उसकी तस्वीर जो है बेहतरीन तस्वीर दिखना शुरू हो चुकी है, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी नजर आती है और ग्रोथ स्टोरी में भी नजर आती है। बीडीएल, भारत डायनेमिक्स, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, डिफेंस से जुड़ी एचएएल जैसी कंपनियां हो या शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हो, तमाम कंपनियों पर नजर होनी चाहिए। अच्छा खासा एक्शन आने वाले एक घंटे में जो चीजें आपके लिए लेकर आएंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत होगी, उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आप तक पहुंचाएंगे। स्ट्रैटेजी बाजार पर इस वक्त क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले क्या होनी चाहिए, आपको बताने की कोशिश होगी। इसके अलावा ऑप्शंस के चैंपियन हमारी खास सेगमेंट में ऑप्शन की रणनीति भी आपके लिए लेकर आएंगे। मार्केट एट 3 बजे आखिरी आधे घंटे के लिए बाजार में किस तरह के सेंटिमेंट्स है, कौन से स्टॉक्स है जो कि रेडार पर है, हमारे सहयोगी वो आपको बताएंगे। बीटीएस एसटीबीटी ट्रेड्स लेने की भी कोशिश होगी और इवेंट्स एंड ट्रिगर्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लोजिंग कॉल्स की और एफएनओ की पोजीशनिंग इस वक्त और स्ट्रैटेजी वाइज इंडेक्सेस कैसे नजर आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून डिम्पी। गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए अब मार्केट के अंदर एक अच्छी चीज़ क्या हुई है, आज हमने 23,350 वाले रेजिस्टेंस को भी पार कर दिया, वो भी इवेंट से पहले किया। यह है पहला पॉइंट। आप पिछले 3 दिन से आप 23,000 से लेकर 23,300 की रेंज में फंसे हुए थे, तो आज मार्केट ने पार किया। आप सुबह हमारे साथ नहीं थे 8 से 9 में, लेकिन हमने उस समय बात रखी थी कि अगर 350 पार होगा तो बैंक निफ्टी 100% हरे निशान में आ जाएगा। आज करीब 11:30-12 बजे तक का डाइवर्जेंस था। निफ्टी तो 100 पॉइंट ऊपर आ गया था, बट बैंक निफ्टी को बड़ी तकलीफ हुई। बैंक निफ्टी एक्चुअली 12 बजे के बाद चलना शुरू हुआ और देखते देखते उसने भी 49,500 के अपने लेवल्स को हिट कर दिया, लेकिन लेवल हिट करने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, अभी भी थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी स्लाइटली डाइसी है, बट निफ्टी ने अच्छी कमान संभाल रखी है और मेरे को लगता नहीं कि अपने प्रॉफिट्स को सरेंडर करने जा रहा है आज के क्लोजिंग सेशन में, तो ये अच्छा साइन है। सामने आप देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के फ्यूचर्स की प्लेट है। ध्यान रखिएगा लॉट साइज बदल चुके हैं, अब 25 की जगह 75 का लॉट है और बैंक निफ्टी 15 की जगह 30 का लॉट है। तो मल्टीपल्स में काम हो रहा है, इसलिए रोल ओवर के नंबर अच्छे आ गए और साथ ही साथ हमारे पास जो इस बार ओपन इंटरेस्ट आया, मेरे को सुबह बड़ी हैरानी हो रही थी कि एकदम से 5 लाख से 2.5 लाख कैसे रह गया। पोजीशंस भी कट गई, रोल भी हो गया, फिर भी 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, उसकी वजह लॉट साइज बढ़ना है। ठीक है, तो निफ्टी 3 के मल्टीपल्स में यानी कि 3:1 और बैंक निफ्टी 2:1 की रेशियो में आपको मिला है, इसलिए ओपन इंटरेस्ट
आपको ज़्यादा वो नहीं दिखेगा, मतलब ज़्यादा ख़राब भी नहीं दिखेगा, ज़्यादा अच्छा भी नहीं दिखेगा, एक एवरेज का दिखेगा। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, देखिए बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन है। 1 मिनट के लिए जरा रिलायंस दिखाइएगा, आज सुबह से लेकर शाम हो गई मार्केट में रिलायंस का शेयर अभी भी 1260 पे ही खड़ा है। सुबह इसी लेवल पे हमने 9:30 बजे कार्यक्रम में यही शेयर इसी रेट पे डिस्कस किया था, 1260 पे। अभी भी वही 5-6 रुपये ऊपर आके खड़ा हुआ है। टूटा नहीं तो चला भी नहीं, आप जैसे समझना चाहें वैसे आपको मार्केट दिखा रहा है। लेकिन मेरे को एक अच्छी चीज़ जो दिखी है वह इंडिया विक्स आज 5% टूटा है। 2 दिन में इंडिया विक्स करीब करीब 10% नीचे जा चुका है और हम 16.5 के नॉर्मल विक्स पे आ चुके हैं। इतना तो बजट से पहले वैसे ही रिक्वायरमेंट है, मतलब चाहिए तो बोले रिक्वायरमेंट है थी तो हमारी, और हमको चाहिए ही चाहिए। बट एनी हाउ कोई दिक्कत की बात अभी तक दिख नहीं रही है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, बजट के इवेंट से पहले मार्केट में एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग कंप्लीट हो गई है। कैसे पता लगा है कंप्लीट हो गई? 23,350 का रेजिस्टेंस, उसको पार करके 23,500 भी लगा रहा है मार्केट। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होगे तो 200 पॉइंट ऊपर आके 450 आ गया है, यानी कि ये करीब करीब 500 समझ लो, और ऑलमोस्ट पहले इसने हाई भी बनाया हुआ है। और दूसरा, बैंक निफ्टी के पास 49,450 के पास अभी ट्रेड कर रहा है, और इसका आज का हाई करीब 625 का है। तो एक शॉर्ट कवरिंग के जो लेवल्स चाहिए होते हैं वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसलिए कल का जो सेशन होगा वो हार्ड कोर बजट की स्पीच और बजट से जुड़ा हुआ ही होगा। एक तो कल सैटरडे है, मेरे को थोड़ा डाउट है कि एफआईज का पार्टिसिपेशन कैसे होगा। इससे पहले एफआईज की होल्डिंग भी 10% हुई है, वो स्लाइड होने का 24 से 10, वजह आपको पता है थोड़ा लॉट साइज का चेंजेस है, इसलिए थोड़ी डाइल्यूटेड है ये, आप एकदम से जज नहीं कर पाएंगे। बट हम फिर भी नंबर्स और एवरेज लॉन्ग कॉल रेशियो के हिसाब से भी समझे तो 10% थी सुबह लॉन्ग पोजीशंस, और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में बनता है, और यहाँ से टिपिकली पुल बैक आता ही आता है। ये बैक टेस्टेड फॉर्मूला है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट तो कर ही रही थी कि मार्केट के अंदर आज पुल बैक आएगा, और सुबह हमने आपके सामने बात रखी भी थी, और अब आप फील भी कर रहे हैं इसको। 132 पॉइंट की बढ़त बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश पालविया, अमोल अठावले, तेजस शाह। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे सबसे बातचीत करके। बजट से पहले इस तरह का माहौल थोड़ा बना है कि हम इसको कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा गर्म हो गया है। इससे पहले थोड़ा ठंडा था, आप कुछ भी बोले, कुछ भी सुने, कोई भी खबर आए, एक ही चीज़ थी मार्केट के अंदर, वो थी गिरावट, गिरावट और गिरावट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बाजार ने, अच्छा मैं तो थैंक यू बोलूँगा डेरिवेटिव एक्सपायरी जिसने भी ईजाद की है, जिसने भी ईजाद की है, मेरे को तो पता भी नहीं, लेकिन जिसने भी ईजाद किया ना वो एक्सपायरी बहुत अच्छी से ईजाद की है। अगर आज इस बार की एक्सपायरी टाइमली नहीं होती ना, तो मैं आपको सच्ची बताता हूँ, इतना डाटा खराब था, इतनी स्ट्रक्चर खराब था कि अच्छा बजट आने पर भी रिकवरी नहीं होती। ये तो अच्छा है कि बजट आ रहा है, 1 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी थी 30 तारीख को, और बीच में एक दिन का गैप और आ गया, आज 31 तारीख का। राजेश सर ठीक है ना, एक्सपायरी ने काफ़ी हद तक चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कर दिया। अब बजट के लिए हम प्रिपेयर्ड हो गए थोड़ा, नहीं तो फिर क्या होता ना, एक विंडफॉल गेन या वापस विंडफॉल लॉस हो जाता। डिप्पी जी, एक्सपायरी होने से ये जरूर हुआ है कि जो एक व्यू फॉर्म करके रखा था जनवरी सीरीज में, एटलीस्ट वो पोजीशंस एक बार स्क्वेयर ऑफ हो चुकी है, और एक फ्रेश व्यू के लिए मार्केट अब तैयार है। और जो कि एक बड़ा बजट, एक काफी उम्मीदों वाला बजट है ये इस बार। हर बार बजट होता है, लेकिन इस बार काफी उम्मीद है, क्योंकि बाजार ने जिस तरीके के मूव पिछले 3-4 महीनों में दिए हैं, तो काफी कुछ क्वेश्चन मार्क्स मार्केट की स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके मार्केट चिंतित है। और वही सारी चीजों को मार्केट अब बजट में सुनना चाहता है कि किस तरीके से अब ये बजट में फाइनेंस मिनिस्टर वो सारी चीजों को एड्रेस करते हैं, और वापस से बैक ऑन ट्रैक हमारी इकोनॉमी किस तरीके से वापस आती है। जो एक स्लो डाउन दिख रहा है उससे हम वापस कैसे उभर पाते हैं। तो मार्केट तो तैयार है एक फ्रेश तेजी के लिए। मार्केट बस सुनना चाहता है कि बजट में किस तरीके से पॉजिटिव अनाउंसमेंट बनते हैं, और क्या सेक्टर्स को क्या बेनिफिट पास ऑन होते हैं। और टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर में जैसा आपने बताया, यस, फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग तो ऑलरेडी हो चुका है। 23,200, 23,300 दोनों ही जो एक क्लस्टर ऑफ सप्लाई जोन थे उसको कंफर्टेबली मार्केट ने क्रॉस किया है, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, और हम 23,500 की दहलीज पे आके खड़े हैं, जो कि एक मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया था। उसको भी अब हम लगता है कि क्रॉस करते हुए दिखेंगे।
वोलेटिलिटी रहेगी जरूर मार्केट में, क्योंकि बजट है। काफी सेक्टर, काफी स्टॉक रिलेटेड अनाउंसमेंट होंगे, जिसके चलते मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा कल के सेशन में भी, और आज भी हो सकता है टुवर्ड्स क्लोजिंग थोड़ा यहाँ पे वोलेटिलिटी वापस बनते हुए दिखे, क्योंकि जिस तरीके से लोअर साइड से लोगों ने बाय किया है, इन्वेस्टर्स ने 22,800 से हम ऑलमोस्ट अब 600-700 पॉइंट की तेजी ऑलरेडी निफ्टी में कर चुके हैं बजट के पहले, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकता है। तो 23,500 के लेवल को हम ध्यान रखेंगे, अगर वो क्रॉस कर लेते हैं मार्केट आज क्लोज होने के पहले, तो एक शॉर्ट कवरिंग फिर बनेगी, जो कि फिर 23,650 की तरफ भी लेके जा सकती है, लेकिन थोड़ा अनलाइकली लगता है। डिप्स में बाय करना है, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो ट्रेडर हैं जो ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर सकते, वो 23,300 के स्टॉप लॉस से ही अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। पोजिशनल ट्रेडर के लिए 23,200 का स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा। बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है 49,500 600 के जोन को अगर बैंक निफ्टी स्पॉट पे क्रॉस करती है, तो यहाँ पे भी हमें एक लगता है शॉर्ट कवरिंग बनेगी, जो कि 50,000 की तरफ बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है। जिस तरीके के ओवरऑल मार्केट ब्रेथ इंप्रूव हुई है, हमें लगता है कि हो सकता है वॉलेटाइल रहे मार्केट बजट सेशन में, लेकिन यहाँ से जो मार्केट का टेक्सचर अब लग रहा है, अगर हम 23,100 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे कल के सेशन में भी वॉलेटिलिटी में भी होल्ड कर लेते हैं, तो हमें लगता है 23,800 24,000 की तरफ ये तेजी बढ़ सकती है। तो इसमें हमें अभी कोई डाउट नहीं, हमें लगता है कि ये तेजी बढ़ सकती है, लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में कल, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को ध्यान में रख के अपनी पोजीशन को लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करें। यही एक एडवाइस रहेगी बजट के पहले। एडवाइस ऑन द इंडेक्स, तेजी है, तेजी बढ़ने की संभावना है, और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको सुझा रहे हैं उस पर ध्यान होना चाहिए। इस बीच नतीजों का दौर चल रहा है, एक एक का नंबर्स भी आ रहे हैं। शुरुआत हमने की तब से लेकर अब तक टैक्समैक और रेल के नतीजे आ गए, और इस वक्त वेदांता के रिजल्ट्स आप अपने स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। वेदांता, नतीजों के साथ साथ स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट 2% की तेजी आप देखेंगे। नंबर्स हर लिहाज से अच्छे हैं, चाहे फिर वो मुनाफे के फ्रंट पर हो, कंपनी के आय के फ्रंट पर हो, या मार्जिन, हर तरफ बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंसोलिडेटेड फिगर्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में 70% का इजाफा, 70% के अपमूव्स देखने को मिले हैं। 3,547 करोड़ पर कंपनी ने अपना प्रॉफिट पोस्ट किया है। वहीं आय के फ्रंट पर 10% की बढ़त, 39,115 करोड़ 39,115 करोड़ पर पोस्ट हुआ है रेवेन्यू कंपनी का। मार्जिन 24% से 28% पर जाते हुए नंबर्स पॉजिटिव, और उसका एक रिएक्शन भी इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके अलावा सेगमेंटल रेवेन्यूज में किस तरह की बढ़ोतरी है, वो भी एक एक कर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। अमोल अठावले भी हैं हमारे साथ। अमोल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। और अब सीधा क्लोजिंग ट्रेड्स यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक राय क्या है बाजार पर, उससे शुरुआत कर लेते हैं। बताएं आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स और वेदांता के नंबर्स पर भी एक टेक दीजिएगा। थिंक वेदांता से शुरुआत करते हैं। एक इनिशियल अपटिक तो आया है, एक स्टॉक अगर हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बड़े रेंज में अटका हुआ है, जहाँ पे 420 एक नीचे का सपोर्ट जोन है, और 465 470 एक ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस जोन है। शॉर्ट टर्म टेक्सचर अगर हम देखते हैं तो जरूर पॉजिटिव साइड पे ही है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है 430 एक सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जहाँ पे 450 455 के आसपास आता है, वहां तक स्टॉक जाने का कोशिश जरूर कर सकता है। अगर हम पीक्स के बारे में बात करते हैं तो मुझे पहला जो स्टॉक अच्छा लग रहा है, मैं एक इस यूनियन बैंक के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 113 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 120 के टारगेट्स निकल के आ रहे, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 110 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन, एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने कंफर्टेबली अपने पॉजिटिव टेरिटरी मेंटेन रखी हुई है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। आज बुलिश कैंडल है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है, सो ओवरऑल फॉर्मेशन अच्छे है। मुझे लगता है ये टेक्निकल बाउंस बैक ही है, बट ये कंटिन्यू रहने के चांसेस अभी तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं भारत फोर्ज के साथ जाना चाहूंगा 1215 के आसपास, ये भी पोजिशनली है। 1300 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और 1180 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। आज भी अगर हम देखते हैं तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और वीकली चार्ट्स पे भी स्टॉक ने काफी कंसोलिडेट किया है एक बड़े करेक्शन के बाद, और वहीं पे भी कहीं ना कहीं हायर बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है।
फाइनेंशियल्स और भारत फोर्ज जैसे काउंटर्स पर अमोल आठवले का नजरिया, और साथ ही इस वक्त वेदांता के स्टॉक प्राइस में भी जो मोमेंटम है उस पर एक टेक आपने जाना। लेकिन हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह भी है। गुड आफ्टरनून तेजस, बताइए आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? गुड आफ्टरनून मानसी जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी पहली ट्रेडिंग पिक है वो एफएमसीजी पैक से है। हमने देखा कि काफ़ी दिनों से एफएमसीजी एज अ सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है, बीट डाबर, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल। तो आज की जो मेरी पिक है वो है एचयूएल लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 2300 के करीबन, और रिसेंटली हमने एक 10-20 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी देखा है डेली चार्ट पे। प्लस आज के सत्र में जो स्टॉक है उसने अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास किया है। प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट आ सकता है स्टॉक में। तो ये जो स्टॉक है एचयूएल का, आप करंट भाव में या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2375 का। पहला लक्ष्य रहेगा 2525 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2600 का। और एफएमसीजी जो मेरा दूसरा पिक है वो एक पोजिशनल पिक है फ्रॉम मेटल स्पेस। मेटल एज अ सेक्टर में भी काफ़ी हमने गिरावट देखी है, बट मुझे लग रहा है मेटल एज अ सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है। तो नैल्को जो है वो मेरी टॉप पिक है ये सेक्टर से। ये स्टॉक ने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन फॉर्म किया है करीबन 188-190 के बीच में, और पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिख रहे हैं डेली चार्ट पे। जो संकेत दे रहा है, पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। स्टॉक ने आज अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास किया है। तो नैल्को में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना है 185 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 215 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 230 का, एंड टाइम होराइजन विल बी 1 मंथ। कॉल नैल्को पर दे रहे हैं और साथ ही एचयूएल एफएमसीजी पैक से इस स्टॉक पर भी कन्विक्शन बनता हुआ है तेजस जी का। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपके रेडार पर कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स हैं? गुड आफ्टरनून मानसी जी। सो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो रेलवे थीम से पसंद आ रहा है। काफी बड़े करेक्शन के बाद रेलवे स्टॉक्स में एक वापस बाइंग इंटरेस्ट अहेड ऑफ बजट बनते हुए दिखा है, और हम देखें कि सारे ही सेक्टर में एक मोमेंटम बना है। आईआरएफसी यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जो रिकवरी बनी है, ये स्टॉक ने अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को अब सरपास किया है। हमें लगता है आईआरएफसी को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा, और वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट 2 वीक का कंसोलिडेशन का आते हुए दिखा है। 158 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 145 का। दूसरा स्टॉक कंज्यूमर एफएमसीजी स्पेस से टाटा कंज्यूमर पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट आज देखने को मिली है। जिस तरीके से टाटा कंज्यूमर के सेटअप बने हैं, ऑलमोस्ट ये पिछले 5 से 6 वीक से ग्रेजुअली स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम में ही देखने को मिला है। स्टॉक ने आज 100 डे मूविंग एवरेज को सरपास किया है। स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया है। एक राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। टाटा कंज्यूमर के टारगेट 1060-1070 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1000 रुपए के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कैपिटल गुड्स स्पेस से, और उसमें हमें लगता है सीमेंस को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। काफी बड़े करेक्शन के बाद एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से ये थर्ड कंसेक्यूटिव डे है स्टॉक का, जहां पे एक बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा है। इस अप मूव में, पुल बैक में स्टॉक ने अपनी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे बनाते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन डेली सेटअप पे बनते हुए दिखे, यहाँ पे पुल बैक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। सीमेंस से टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे करीब 6150 तक के। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 6020 के आसपास। ठीक है, पॉइंट टेकन। आपका जो रेलवे वाला काउंटर है ना सर, वो मेरे को काफ़ी पसंद आया। आईआरएफसी एक्चुअली में उसमें एक ब्रेकआउट है। सुबह हमने जिक्र किया था आईआरसीटीसी के बारे में, वो भी अच्छा चला है आज। उसने तो कई महीनों का, कई दिनों का बड़ा ब्रेकआउट किया है। आपको मैं थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा वो चार्ट। साथ ही साथ एक और काउंटर भी है जो रेलवे से जुड़ा हुआ है, वो है कंटेनर कॉरपोरेशन। वो भी जरा दिखा देना, वो भी आज हरे निशान में आपको दिखेगा। ऑल दो कंटेनर कॉरपोरेशन पे मेरा उतना कन्विक्शन नहीं है, बट आईआरसीटीसी काफ़ी बेहतर था। आप देखोगे तीनों के तीनों शेयर सही बंद हो रहे हैं। तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और रेलवे के काउंटर्स हैं ये बजट्स के सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले काउंटर्स है। आईआरसीटीसी, कंटेनर कॉरपोरेशन, आईआरएफसी, तीनों के तीनों, और सर की तरफ से आईआरएफसी दिया गया कॉल है। एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके लिए एंजल वन से दिवांक्षा देंगे आपको। लेके आइए ऑप्शंस का चैंपियन। नमस्ते, बताइए सर ऑप्शंस का ट्रेड।
गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। ऑप्शन में इंडिगो का 4100 कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। रेंज है 107 से 110। स्टॉप लॉस रखना है 64 का, टारगेट है 202। ये स्ट्रेटेजी में मैक्स प्रॉफिट अराउंड 13,800 का, मैक्स लॉस अराउंड 6,900 का। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आप देखो ये ना जितना भी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ बिजनेस है ना, उन सबके शेयर आज आपको चलते हुए दिखेंगे। अभी देखो दिवांक्षा ने आपको इंडिगो की कॉल दी है, 4400 की कॉल है, खरीदने पे है, 107 110 रुपये के भाव पे 64 का एसएल है, 202 का टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड एक लॉट की कैलकुलेशन है, वो आप देख लेना, फेब वाली सीरीज़ का ही लेना है और इसका पूरा टाइम आपको मिलेगा, इसमें कोई वीकली वगैरह नहीं होती है। दिवांग बहुत शुक्रिया। इससे पहले मैं आपको बता रहा था कंटेनर कॉरपोरेशन, रेलवे यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, IRFC सर ने जो आपको दिया, ठीक है। इससे पहले भी हम एक मारुति का शेयर भी आज काफ़ी बज़ में है, कल परसों से इनफैक्ट चल रहा है। M&M का शेयर देखो आप, ये काफ़ी बज़ में है, इस पे काफ़ी बढ़िया मोमेंटम है। तो जो ट्रैवल से जुड़ी हुई कंपनीज़ है ना, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो अच्छा मूवमेंट मिल ही रहा है। अगर आप फील कर रहे हैं स्क्रीन को, तो आप ये देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जगह बनाने की कोशिश हो रही है कि हम भी कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो जाएं ऐसा। हालांकि कल मार्केट के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे होगा और 6.5% जो विक्स आज टूटा है ना, ये इंडिकेट करने के लिए बहुत है कि वॉलिटिलिटी हो सकता है इंट्राडे होके सोमवार मंगलवार तक चली जाए। जैसे मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, सुबह भी मैंने आपको बताया, इस बार का बजट थोड़ा डिले इम्पैक्ट भी दिखाएगा अपना, क्योंकि एक तो शनिवार को आ रहा है, फिर संडे की छुट्टी है, सैटरडे वाला हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि उसमें FIs का पार्टिसिपेशन कैसा रहता है। और बजट की स्पीच खुद मैडम 12 साढ़े 12 तक तो वही बोलेंगी, 3:30 तक का तो मार्केट ही है। तो 2.5 घंटे के अंदर कोई स्पीच पकड़ के कोई बहुत बड़ा पैसा मार्केट के अंदर डाल देगा, चांसेस कम लग रहे हैं। और नेक्स्ट डे छुट्टी नहीं होती तो समझ सकता था, तो इसलिए थोड़ा डिले इम्पैक्ट आएगा। कैलकुलेशन आराम से करना अगर आप बजट की कर रहे हैं तो। रेलवे से जुड़ी हुई एक खबर आपके सामने हम और रखना चाहते हैं। मेरे सहयोगी समीर हैं जो कि इसी सेक्टर को कवर करते हैं, यानी कि रेलवेज को ही कवर करते हैं। उनके पास एक खबर है, आइए उनसे समझ लेते हैं क्या खबर है। समीर भाई जरा बताइए प्लीज़। यूनियन बजट में सरकार का रेलवे सेक्टर पर विशेष फोकस रहने वाला है। सूत्रों की माने तो जो बजट एलोकेशन वित्त वर्ष 25-26 के लिए रहेगा, उसमें तकरीबन 15 से 20% की बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में रह सकती है और ये बजटीय एलोकेशन करीब 2.8 लाख करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। और ज़्यादा बजटीय आवंटन का मतलब है कि रेलवे 3 विशेष एरियाज में इसका खर्च करेगी। सबसे पहला है हाई स्पीड मोबिलिटी, जहां पर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन, यानी कि जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए जो स्लीपर वेरिएंट वंदे भारत ट्रेन बनाई गई है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा पटरी पर उतारने की कोशिश करेगी। दूसरा है सेफ्टी पर, यह जो कवच है, एंटी कोलिजन सेफ्टी डिवाइस मैकेनिज्म, कवच का रोल आउट ज़्यादा करेगी सरकार। इसमें ज़्यादा रेलवे लाइन को या रेल नेटवर्क को कवच के दायरे में लाना और 10,000 लोकोमोटिव को 2 साल के भीतर कवच सेफ्टी मैकेनिज्म उसमें लगाना, ये भी सरकार के लक्ष्य में शामिल है। तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए सेफ्टी पर खर्च या आवंटन इसका किया जा सकता है। तीसरा है जो मौजूदा रेलवे नेटवर्क है उसको बढ़ाना और उसको और विस्तार करना, यानी कि रेलवे लाइन के डबलिंग और ट्रिपलिंग पर ज़बरदस्त खर्च किया जा सकता है। इस सब के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट में USBRL प्रोजेक्ट, या सीधे यूँ कहें कि जम्मू से श्रीनगर रेल कनेक्टिविटी का जिक्र कर सकती हैं और संभवतः ट्रेन चलाने का भी ऐलान कर सकती हैं। समीर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल स्पेसिफिकली कैटेगोरली बताया कि हाँ, रेलवेज़ के नाम पे ये बात तो सच है कि बजट बढ़ेगा। सरकार ओवरहॉलिंग कर रही है रेलवे की, आपको पता ही है। अब पुरानी ट्रेनें कम, आप खुद अगर ट्रैवल करते होंगे रेलवे से तो आपको काफ़ी नई यूनिक रेलवेज़ की ट्रेनें दिखती होंगी। ये एक डिबेट भी हो सकता है कि पुराना क्यों चेंज कर रहे हो नया लाने में, वो एक अलग इशू है। बट ये सच है कि रेलवे का बजट बहुत बड़ा होगा इस बार फिर से। राजेश सर, अभी आपने एक रेलवे का काउंटर देखा है, कुछ और रेलवे के काउंटर आपकी लिस्ट में है? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले IRCTC भी बताया था, कंटेनर कॉरपोरेशन की अच्छी आज क्लोजिंग मिल रही है। आपने कुछ और शेयर देखे हैं रेलवे के? नहीं है तो कहो, मैं आपके सामने एक लिस्ट रख देता हूँ शेयर्स की। नहीं, टिप्पी जी, पूरे सेक्टर पे ही फोकस है। हमें यहाँ पे रेलटेल भी पसंद आ रहा है, रेलटेल को देखें, और इरकॉन, ये दोनों स्टॉक भी हमारे बाइंग लिस्ट में है। ये स्टॉक्स में भी अगर देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम बनते हुए दिखा है। रेलटेल की बात करें तो पिछले 3-4 हफ्तों से लोअर साइड पे स्टॉक ने एक बेस बनाया करीब 370-80 के जोन में, और आज एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन बनते हुए दिखे और अपने एक
रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। अगर ये स्टॉक 415 420 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ये स्टॉक में भी एक तेजी 470 480 की तरफ भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। वहीं हमें IRFC के अलावा इरकॉन भी पसंद है। यहाँ पे भी स्टॉक एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 225-26 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो इसका स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट फिर 240 से 250 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो इरकॉन को भी नजर में रखा जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 208 रुपए के आसपास। सो बजट से ठीक पहले रेलवे क्षेत्र पर हमारी एक्सक्लूसिव खबर, और इस वक्त रेलवे सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है और आगे भी यहां पर तेजी के पूरे आसार। इस बीच तिमाही नतीजे भी चल रहे हैं और इसी कड़ी में यूपीएल के नंबर्स आपके स्क्रीन पर है। कामकाजी मुनाफा, रेवेन्यू और मार्जिन्स के फ्रंट पर अच्छे नतीजे आते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के मार्जिन्स जो हैं वो बड़े हैं। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय जो है उसमें कटौती 11,090 करोड़ से घटकर 10,907 करोड़ पर तिमाही आधार पर ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। वहीं घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 443 करोड़ के घाटे के मुकाबले 828 करोड़ का मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी ने पोस्ट किया। 7% की तेजी इस वक्त। कामकाजी मुनाफे में भी बढ़त है और मार्जिन्स भी यहां पर अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। रेवेन्यूज को अगर छोड़ दीजिएगा नतीजे ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। तेजस, एक राय यूपीएल पर आपसे जानना चाहेंगे। 7.25% की तेजी। देखिए काफी बढ़िया काउंटर है। स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम था, ऑलरेडी बाय मोड में तो चल ही रहा था और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट भी हुआ है। इसका जो प्रीवियस मेजर हाई था वो करीबन 600 के करीबन था, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है क्योंकि स्टॉक काफी चल गया है। मैं एग्जिस्टिंग भाव पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 585। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 640 से लेके 650 तक जा सकता है। इस बीच बाजार पर भी एक नजर होनी चाहिए। निफ्टी में करीब 400 अंकों की मजबूती आप देख पाएंगे। 750-800 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में भी इस वक्त देखने को मिल रही है। निफ्टी की अगर बात करें 23,500 के नजदीक इस वक्त ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट 243 पॉइंट्स के अप मूव्स के साथ। यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट्स पर भी एक फोकस। लेकिन रेलवे पर जिस तरह से एक्सक्लूसिव खबर हमने बताई उसी तरह बजट से जुड़े हर क्षेत्र पर हमारी नजर है और लगातार एक्सक्लूसिव का जमावड़ा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सरकार बजट में हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। खासकर पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी के लिए होम लोन की ऊपरी सीमा बढ़ाई जा सकती है। खबर क्या है, पूरी की पूरी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, आगामी बजट में हाउसिंग सेक्टर के लिए कुछ अहम ऐलान किए जा सकते हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार न्यू हाउसिंग स्कीम के तहत जो क्राइटेरिया है उसको ज़्यादा विस्तार रूप दे सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको इसका बेनिफिट हो। सूत्र हमें बता रहे हैं कि न्यू हाउसिंग स्कीम के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट लेने की जो क्राइटेरिया है उसमें और ज़्यादा रिलैक्सेशन सरकार दे सकती है। खासकर होम लोन की जो क्राइटेरिया है जो कि 25 लाख है, जिसका अपर लिमिट है, उसको बढ़ाया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स है अफोर्डेबल सेगमेंट में उनको इसका फ़ायदा हो। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने न्यू हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया था पिछले बजट में। खासकर जो अर्बन पुअर हैं उनको ध्यान में रखते हुए, मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए अब इसको और ज़्यादा विस्तार रूप दिया जा सकता है ताकि अफोर्डेबल सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो नए घर खरीद पाएँ। इसके अलावा सूत्र बता रहे हैं कि पीएम आवास योजना रूरल और पीएम आवास योजना अर्बन के तहत जो ओवरऑल एलोकेशन है बजट का, उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है। करीब 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। जाहिर तौर पे अफोर्डेबल सेगमेंट में काफ़ी फ़ायदा होगा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि राज्यों की तरफ से पीएम आवास योजना रूरल और अर्बन के लिए काफ़ी डिमांड्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हाउसिंग मिनिस्ट्री ने कंप्लायंस रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उसमें रिलैक्सेशन की मांग की है। उससे संबंधित भी अनाउंसमेंट हम देख सकते हैं। और जो इंडस्ट्री ने सरकार से अपील की है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की सेल्स है, ओवरऑल हाउसिंग सेल्स में देखें तो वो घटकर 18% तक आ गई है। ये चिंता का विषय है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ अहम अनाउंसमेंट की संभावना है। बिल्कुल प्रकाश, अहम जानकारी दे रहे हैं आप, शुक्रिया ये ताज़ा अपडेट एक्सक्लूसिव हम तक पहुंचाने के लिए। और
हाउसिंग पर फोकस है बजट में और रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा से ही रेडार पर होता है बजट अनाउंसमेंट्स के लिहाज से, और बजट एक्सपेक्टेशंस भी ढेर सारी होती है। इस वक्त की अगर बात करें, एक्सपेंसिव रियल एस्टेट जो है वो कॉमन मैन यानी कि आम आदमी के लिए एक सरदर्द बनता जा रहा है। तो उसे किस तरह से ठीक किया जाए, इस मुश्किल को किस तरह से ठीक किया जाए, इस पर लगातार आम जनता की उम्मीदें बनी रहती हैं सरकार से। बहरहाल निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में भी आज अच्छा खासा एक्शन आप देख पाएंगे। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे, अच्छी खासी मजबूती के बीच ये ट्रेड करते हुए इस वक्त। अमोल, एक राय आपसे, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स भी मजबूती के साइंस दिखा रहे, ओबरॉय रियल्टी, बजाज हाउसिंग, LIC हाउसिंग, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस भी है जिस पर नजर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। रियल एस्टेट अगर हम रियलिटी इंडेक्स के बारे में देखते हैं तो इस महीने में ये करेक्शन में इंडेक्स ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया था, अच्छी खासी पिटाई हुई थी रियल एस्टेट स्टॉक्स की। और ये पुल बैक में भी अगर हम देखते हैं तो फ्रंटलाइन रियल एस्टेट जो स्टॉक्स जैसे DLF वगैरह वो बाउंस बैक भी काफी शार्प हुए। तो उस सेगमेंट में अगर मैं देखता हूँ तो DLF के ऊपर जरूर फोकस होगा। एक शार्प बाउंस बैक के बाद आज चला नहीं है, स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट 720 730 के जोन्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। शायद ये अपना ये लेवल अगर सस्टेन करता है तो अपना जो बुलिश टेक्सचर है वो स्टॉक कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। अगर हम हाउसिंग फाइनेंस में जाते हैं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं तो स्टॉक कंसिस्टेंटली हायर लोज फॉर्मेशन मेंटेन रखा है स्टॉक ने, और एक करेक्शन के बाद एक शार्प बाउंस बैक भी हुआ है। उसके बाद ऊपर वाले अगर जो मूव्स आ रहे हैं, जो रैली आ रही है, वो सस्टेन भी हो रही है। मुझे लगता है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 570 का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर अगर रहता है तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी जो बाइंग मोमेंटम बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कैंपिन होम एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, रिवर्सल बढ़ने के चांसेस अभी तो दिख गया है। नहीं तो बिल्कुल रियल एस्टेट सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, इस पर एक टेक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से यहाँ पर मिलता हुआ। लेकिन ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा सन फार्मा के नंबर्स। इसकी जो आय है वो बढ़ी है, अब वो 13,600 करोड़ रुपए के आसपास की हो गई है। 10 रुपये का डिविडेंड दिया है, प्रॉफिट उम्मीद से बेहतर आया है। 28% का मार्जिन चाहिए था, मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है, और उसकी वजह से अबीटा, जिसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट कहते हैं और डेप्रिसिएशन वगैरह के अगेंस्ट उसके बिफोर कहते हैं, वो करीब या ऑपरेशन प्रॉफिट्स कह लो आप, वो कम हुआ है, वो थोड़ा उम्मीद से कम आया है। इसकी वजह से शेयर एकदम से क्रैश कर गया। पहले ऊपर था जब तक अबीटा के और मार्जिन्स के नंबर नहीं आए थे, स्क्रीन पर फ्लैश नहीं हुए थे, तब तक ये शेयर ऊपर था। दिखाना इसका इंट्राडे चार्ट एक बार, और तेजस शाह एक बार जरा आप चेक करना। सन फार्मा अर्निंग्स अच्छी उम्मीद थी, प्रॉफिट ठीक है, आय ठीक है, लेकिन जैसे मार्जिन्स और अबीटा आए वैसे ही शेयर टूटा। जरा देख के बताइए सर क्या करें। देखिए, सन फार्मा का जो चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा वीक है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया था 28 जैन को, जब इसने जो इसका सपोर्ट था 1740 का वो ब्रेक किया था। उसी दिन स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दी थी ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। आज जो हमने ऊपर में रैली देखी थी वो एक हल्की सी पुलबैक रैली जैसी लग रही है मेरे हिसाब से। जब तक ये स्टॉक ऊपर में 1780 1790 का लेवल पार नहीं करता है, मुझे लगता है ये स्टॉक में दबाव बना रहेगा। और नीचे में जो सपोर्ट है वो करीबन 1708 और 10 के करीबन है, और वो अगर डिसिसिवली ब्रेक होता है तो एक डाउनसाइड जो मोमेंटम है वो एक्सेलरेट हो सकता है। आप एक काम करेंगे, मैं फटाफट से 3-4 सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। इसको BTST STBT कुछ भी समझ लेना, जहाँ पर आपको ठीक लगे मेरे को जरा बताते ही जाइएगा, ठीक है। पहले मैं जरा लॉन्ग वाले ट्रेड चेक करवा लेता हूँ आपसे, आप मेरे को बताना क्या करना है, इसका BTST करना है कि नहीं। हुड को कल 100% खबर आ सकती है हाउसिंग को लेकर, और अफोर्डेबल हाउसिंग का सबसे फैंसी काउंटर है हुड को, क्या करें सर? ये मेरे लिए सवाल है। जैसा आपके लिए, अब 3-4 शेयर आपके लिए होंगे। ओके ओके, ये जरूर देखा जा सकता है। आज भी बुलिश मोमेंटम है। आई थिंक थोड़ा ज्यादा चला है, 6% तक का रैली हुआ है, बट 222 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर उसके ऊपर रहता है तो आई थिंक जरूर उसको कैरी किया जा सकता है। ये BTST के लगा दो इस पे स्टैंप। हाँ, दूसरा है UPL, अच्छी क्लोजिंग हो रही है इसकी भी, 6% ऊपर, ये भी सडन स्पाइक के साथ ऊपर आया। ऑल दो वैसे भी फैंसी काउंटर है और ये चला बहुत बढ़िया है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन। फॉरवर्ड के लिए मैं शायद थोड़ा वेट करूंगा सर, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट आज थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला है। स्टॉक का लार्जर टेक्सचर काफी अच्छा है, तो बट मेरे ख्याल से इंट्राडे अगर डीप मिलता है तो फोकस किया जरूर जा सकता है।
तो समय नहीं बचा ना सर, 10 मिनट रह गए इंट्राडे का, और ऊपर से कहाँ से टूटा है शेयर? ये तो बकायदा चला है नीचे से। अभी आप देखो, आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं। 615 का सर टॉप था, और फिर अभी 601 दिखा रहा है मेरे इधर। यूपीएल आई थिंक थोड़ा सा दबाव दिखा है ना ऊपर में। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि वेट कर ले अभी थोड़ा? इंट्राडे में तो ज़रा समय तो बचा नहीं है, 10 ही मिनट है। अवॉइड कर दूँ सर? नहीं, अवॉइड कर दो, अवॉइड कर दो। ठीक है, अवॉइड कर देते हैं। आज का जो मूव है जिनके पास है उन्हीं के काम आएगा, ज़्यादा लेके वेके मत जाना, अवॉइड की कैटेगरी है। आप देख लो, अगर आपको रेट्स जमता हो, आपका प्रॉफिट आ रहा हो, तो कुछ प्रॉफिट बुक करने में बुराई नहीं है। अच्छा, एक शेयर और है, ये भी आपको ही चेक करना है सर। आईआरबी इंफ्रा, 57 रुपये का शेयर है। रेलवे का, माफ़ कीजिए, बजट का सबसे प्यारा काउंटर। जी, ओवरऑल भी पोजिशनल के हिसाब से भी इसको जरूर देखा जा सकता है। ये वीक में 10% तक का रैली हुआ है। एक नए रेंज ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंफर्टेबली उसके ऊपर क्लोज हो रहा है। मुझे लगता है आई थिंक 56-55 एक सपोर्ट्स लेवल काफी प्रॉमिसिंग है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। ये कहीं ना कहीं 60-61 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। एक काम करता हूँ, 2 शेयर और भी ले लेता हूँ जरा मैं। लेकिन अच्छा, एक काम और करते हैं। एक खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है टैक्स को लेकर। क्या टैक्स को लेकर हमारे रिपोर्टर तैयार है? प्रकाश, उनके पास खबर थी टैक्स वाली। प्रोड्यूसर साहब बताएंगे? नहीं, शायद अभी तैयार नहीं है। जैसे तैयार होगी वैसे हम आपके सामने रखेंगे। एक काम करना, राजेश सर, जरा 2 शेयर चेक करो। आज रिलायंस की क्लोजिंग अच्छी हो रही है, इसका बजट से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, बट हाँ, बैलेंस करने के लिए बाजार की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है। इसको रखें ना अपने पास। जिन्होंने 12.30 12.40 का खरीदा हुआ है, बेचे तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल कैरी करना चाहिए, और ये डिस्क्लोजर रहेगा। हमने हमारे क्लाइंट्स को यहाँ पे बाय पोजीशन रिकमेंड की है आज, और हमारे टारगेट इसमें 1320 1350 तक के स्टॉप लॉस रखेंगे, करीब 1225 के आसपास। तो रिलायंस को कैरी किया जा सकता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। राजेश सर, आप टैक्स कम देना चाहते हो? बिल्कुल। ठीक है। तेजस सर, आप भी यही चाहते हो? आप भी बहुत टैक्स देते होगे। 30% वाले ब्रैकेट वाले सबके सब मेरे को जो स्क्रीन पे बैठे दिख रहे हैं। अमोल सर, आप भी यही? सेम व्यू। ठीक है। तो अब एक काम करता हूँ, मैं ना अपने रिपोर्टर को जोड़ता हूँ। उनके पास ना एक एक्सक्लूसिव खबर आई है कि इनकम टैक्स में कुछ राहत मिल सकती है। हम इनकी खबर सुन के ही कैलकुलेशन डाल देंगे कि कितनी राहत हमको मिल सकती है। प्रकाश प्रियदर्शी, मैं कह रहा हूँ ये गोल्डन मैन है हमारे, और इनके पास खबर है सोर्स बेस की कुछ इनकम टैक्स में रिलीफ आ सकती है। बताइए सर, क्या रिलीफ आ सकती है? देखिए, सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाना, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना। लिहाजा इस बात की संभावना है कि बजट में सरकार कई तरह के ऐलान कर सकती है ताकि जो लो इनकम ग्रुप है, मिडिल क्लास है, उसको फायदा हो। जहां तक सैलरीड क्लास की बात है, टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव से संबंधित जहां तक मसला है, कई लेवल पर इससे संबंधित चर्चाएं हुई हैं। इंडस्ट्री ने भी अपने सुझाव दिए हैं। सरकार के अंदर भी कई मोर्चों पर इस मसले को लेकर बातचीत हुई है, और इस बात की संभावना है कि सरकार सैलरीड क्लास को, जो लो इनकम ग्रुप है, उसको राहत दे सकती है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो न्यू टैक्स स्लैब है, न्यू टैक्स रेजीम है इनफैक्ट, उसके तहत सरकार कुछ रियायतें दे सकती है, जिसमें खासकर जो 3 लाख से 7 लाख कैटेगरी के जो टैक्स पेयर्स हैं, जो इनकम ग्रुप है, उसको राहत दी जा सकती है। टैक्स एग्जेम्पशन की जो लिमिट है ओवरऑल तमाम एग्जेम्पशंस के साथ, जो इस वक्त 7,26,000 रुपए के आसपास है, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पे इससे जो सैलरीड क्लास है उसको बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना चाहती है। कई तरह के दूसरे विकल्पों पर भी चर्चाएं हुई हैं, और इससे संबंधित घोषणाएं हम देख सकते हैं। हालांकि ये जो बदलाव है ये न्यू टैक्स रेजीम के तहत देखने को मिलेगा। सरकार प्रोसेस को भी और ज़्यादा आसान बना सकती है ताकि जो ट्रांजिशन है ओल्ड टैक्स रेजीम से न्यू टैक्स रेजीम के तहत, उसमें और तेज़ी आए। इसके अलावा बड़े टैक्स स्लैब में, खासकर हायर टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव हों, इस बात की संभावना कम है। लेकिन हाँ, लो इनकम ग्रुप के लिए, मिडिल क्लास के लिए बड़ी घोषणाएं हों, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इस कई लेवल पर इस मसले पर चर्चाएं हुई हैं, प्रेजेंटेशन दिए गए हैं। सरकार के सामने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना, हाउस होल्ड इनकम को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा इससे संबंधित घोषणाएं होते हुए हम देख सकते हैं।
हायर ब्रैकेट वाले हो, आपके थोड़े चांसेस कम हैं कि आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिले। हाँ, बट फिर भी रिलीफ शायद इनकम टैक्स के फ्रंट पर आएगा, ये सब लोगों का मानना है। ये पूरा देश एक ही इस बार धागे में बंधा हुआ है कि भाई टैक्स को थोड़ा सा रैशनलाइज करो आप। अच्छा राजेश सर, मान लीजिए थोड़ा टैक्स में राहत आती है, सबसे पहले वो पैसे का इस्तेमाल क्या करोगे? बैंक में मत रखना, खर्च करने के लिए सबसे पहले खर्च कहाँ पे करोगे वो पैसे, अगर बच जाते हैं कुछ पैसे टैक्स के? तो नहीं देखिए डिम्पी जी, खर्च तो हम करते रहते हैं। अगर पैसे बचते हैं तो उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अल्टीमेटली तो वही इन्वेस्ट ये करेंगे तो और उस बॉन्डिंग। आप बिल्कुल मिस्टर जैन वाली कैलकुलेशन कर रहे हो कि जो पैसे बचेंगे फिर से मार्केट में लगा दूंगा। अरे कुछ तो खर्च करो भाई, दूसरे लोगों को भी कमाने दो राजेश सर। खुद ही लगा के खुद ही मार्केट में पैसे कमाना, ऐसे मत करो, दूसरों को भी तो दो। अब बताओ। अच्छा चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, रुको ऐसे नहीं आप बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप जूते लोगे, कपड़े लोगे, फॉरेन टूर पे जाओगे, क्या करोगे बताओ? तीनों ऑप्शन है, चलो अब बताओ। आप फॉरेन टूर पे जाओगे, जूते लोगे, कपड़े लोगे, क्या करोगे? पैसे बच गए तो कंडीशन अप्लाइड। फॉरेन टूर पे जाएंगे डिम्पी जी। फॉरेन टूर पे जाओगे, चलो ठीक है। और तेजस भाई आप क्या करोगे? मान लो पैसे बच गए तो क्या करोगे? मार्केट नहीं बोलना, मार्केट तो सबका पता ही है, इसके अलावा बताओ। तेजस भाई अनम्यूट करो तभी तो आवाज आएगी। गोवा जाएंगे, डोमेस्टिक ट्रैवल। इतने सब परेशान है मार्केट से कि सबको मार्केट से बाहर निकल के घूमने फिरने जाना है। अच्छा अमोल सर, आप क्या करोगे? आप भी घूमोगे फिरोगे ही क्या? प्रेफर करूंगा, वो थोड़ा स्ट्रेस भी थोड़ा रिलीफ होता है उससे। हाँ खैर ये बात तो है। खैर समय नहीं बचा मेरे पास, नहीं तो मैं आपके घूमने फिरने से जुड़े हुए 2-4 शेयर भी पूछ ही लेता जब सबने ठान ही लिया। देखो ये तो सैंपल सर्वे है ना। मैं तो बजट डिम्पी जी, मैं तो बजट के बाद आपके साथ जुड़ूंगा। बजट खत्म होते के साथ शाम को ही मैं अपने होम टाउन के लिए निकल जाऊंगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। आप इंदौर बिल्कुल पहुंच जाएंगे और उसके बाद खैर शाम को तो आपसे मुलाकात होगी, तब कुछ और भी बातें आपसे पूछेंगे। लेकिन ये बात सच है कि मार्केट की इस बार की जो गिरावट थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। ये बात सच है कि एफआईज ने काफ़ी डिस्टर्ब किया। ये बात सच है कि डिस्पोजेबल इनकम सरकार को बढ़ानी ही होगी, चाहे कैसे भी बढ़ाए, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस करे, कलेक्शंस का रिलीफ दे या घुमा फिरा के रिलीफ दे, थोड़ा बहुत ज़रूरी है। और मेरे को लग रहा है इसके अच्छे बेनिफिशियरी बैंक हो सकते हैं आगे चल के। थोड़ा क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा, लोन डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस कम होते जाएंगे और इकोनॉमी का पहिया फास्ट घूमेगा, तो बैंक्स बेनिफिशियरी अच्छे हो सकते हैं। आज की क्लोजिंग बैंक की ये बताने के लिए सफिशेंट हो रही है कि ये 300-350 पॉइंट जो ऊपर बंद किए हैं, ये एक अच्छे नोट पे आज बंद हो रहा है बैंक्स। कल ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं बैंक को दूंगा। एक और चीज़, ये जो 6.5% आज विक्स कम हुआ है ना, ये भी बहुत काम की चीज़ हुई है। कल मान लो इन एनी हाउ अच्छा और बुरा कंडीशन में थोड़ा भी आता है ना, तो विक्स में मैनेज हो जाएगा मार्केट। नहीं तो अगर ये 18 पे टिका रहता और मान लो थोड़ा सा भी बजट दाएं बाएं टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कुछ भी, ये तो मार्केट को कर देगा साफ। और 22 का विक्स एक दिन में खड़ा करके 400 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी और निफ्टी को 400 पॉइंट नीचे ले आएगा। तो ये अच्छी चीज़ हुई है डेरिवेटिव एक्सपायरी से कि बहुत सारी चीज़ों को ना चेक एंड बैलेंस हो गया। जो ओवर हीटेड थी थोड़ा उनकी गर्मी उतर गई, जो ओवर कोल्ड हुआ पड़ा था उसकी थोड़ी ठंड उतर गई। ये अच्छी चीज़ हुई है। खैर मार्केट की क्लोजिंग मिल रही है। मेरे को बहुत सारे शेयर पूछने थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूछ नहीं पाए। कल की कल देखेंगे। कल हमारे साथ तेजस भी होंगे, अमोल सर भी होंगे किसी ना किसी रूप में, और साथ ही राजेश सर भी होंगे। राजेश सर तो खैर स्टूडियो में ही आ रहे हैं क्लोजिंग में। मेरे को लग रहा है तेजस भी हमारे साथ कल कनेक्ट होंगे जूम पे। तेजस आप जूम पे हो ना हमारे साथ कल? जूम पे हूँ। आज जूम पे हो आप, ठीक है डन। तो खैर इस बीच आप क्लोजिंग देख रहे हैं 290 पॉइंट अच्छी क्लोजिंग हुई है। 1900 वर्सेस 600 शेयर, ये भी अच्छी है। एडवांस डिक्लाइन। बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग ठीक है, डेज हाई पे जाके क्लोज मार रहा है ये भी। और इसके अलावा रिलायंस जैसे शेयरों की आज क्लोजिंग अच्छी हुई है, 12 रुपये ऊपर है। हम तो आज सुबह से ही बता रहे हैं कि रिलायंस आज जल्दी गिरेगा नहीं, और रिलायंस ने एक ब्रेकआउट किया है छोटा आवरली चार्ट पर। अगर आप चेक करेंगे आपको पता लग जाएगा। मेरा ऐसा मानना है 1300 तक रिलायंस खींच के जाएगा, तो ये बाजार को ना छोटे मोटे जो दिक्कत आएगी उसको खुद ही अब्जॉर्ब कर जाएगा। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कल के दिन। डायरेक्टली बजट से समझ में नहीं आएगा, हमें भी कई बार एक दिन लग जाता है समझ में कि रिलायंस के साथ कैसे जोड़े इस खबर को, बट फिर भी ये मार्केट के लिए चेक एंड बैलेंस का काम करेगा। HDFC बैंक भी आज 8 रुपये ऊपर बंद हुआ है। दिन भर की आज थकान इसने लास्ट में जाते जाते उतारी। L&T के नंबर्स के बाद का रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। बड़े शेयरों में आज थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखा, देखते हैं क्या होता है। राजेश सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
समय देने के लिए आज। अमोल सर आपका भी शुक्रिया, तेजस भाई आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज टाइम निकालने के लिए। कल आपसे मुलाकात होगी। अमूमन आदत नहीं है सैटरडे की, बट कोई बात नहीं, एक ही दिन है, एनुअल होता है बजट, देखते हैं कल क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्ते। बजट दिखाएंगे सभी, मगर आसान